Hello everyone, welcome back to the official channel of Clarity by Aspirants where all your curiosity gets clarity. Today we are going to study our chapter number 3 from the 11th class NCERT titled Fundamentals of Physical Geography in the NCERT Decoded series, where we are going to decode each and everything that are mentioned in our NCERTs. For today our topic is Interior of the Earth. इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर सेकंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अभी तक नहीं देखा है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे पब्लिश हो चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले तो हमारे सामने दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना क्यों है। Why do we need to know about the interior of the earth? And second question is how do we know अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाने ही कैसे। तो इन्हीं दो क्वेश्चंस का हम आंसर इस चैप्टर के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी अर्थ की सरफेस पे जितने भी फिजियोग्राफिक चेंजेस होते हैं उनके लिए ये दो फोर्सेस मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक फोर्स है जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती है। जैसे ही हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है, उनकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है एंडोजेनिक प्रोसेसेस या एंडोजेनिक फोर्सेस। दूसरी फोर्स होती है हमारी जो अर्थ के एक्सटीरियर पे एक्ट करती है, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। इनकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उनको कहा जाता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। इन दोनों ही प्रोसेसेस को हम आगे आने वाले चैप्टर में काफी डिटेल से देखने वाले हैं। तो हमें पता है और इन दोनों फोर्सेस में जो डोमिनेंट फोर्स है वो है हमारी एंडोजेनिक फोर्स, यानी जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करें उसकी वजह से हमारे अर्थ की सरफेस पे मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इन्हीं एंडोजेनिक प्रोसेसेस को डिटेल से नहीं देखेंगे, इनको ढंग से नहीं समझेंगे, तो हम किसी भी रीजन के जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स है उनको नहीं समझ पाएंगे। और हमें पता है किसी भी रीजन के जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से वहाँ की ह्यूमन लाइफ होती है, वो इफेक्ट करती है। वहाँ की जो ह्यूमन सेटलमेंट है, उनके ऑक्यूपेशन है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फूड हैबिट्स हैं, उसी रीजन की फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। और अगर ये फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हमारे अर्थ के इंटीरियर की वजह से चेंजेस हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये जो फिजियोग्राफिक करेक्टर्स हैं वो हमारे ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है क्योंकि वो हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारे अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैं वो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर जाके सेटल हो गए थे। जो हैवियर मटेरियल्स थे यानी जो डेंसर डेंसर मटेरियल्स थे वो अर्थ के कोर के अंदर जाकर सेटल हो गए थे, और जो लाइटर मटेरियल है वो हमारे क्रस्ट के अंदर सेटल हो गए थे ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण। अब हम समझते हैं कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलेगी कैसे। हमने ये तो समझ लिया कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ की जो रेडियस है वो है 6378 किलोमीटर, और हम इतने ज्यादा डेप्थ तक आज तक कोई भी ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज्यादा हम डेप्थ तक जा पाए, वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट करें, उनकी फिर टेस्टिंग करें और हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता पाए। इसलिए हमारे पास जितनी भी अर्थ के इंटीरियर की नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंस पे बेस है। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे अर्थ के इंटीरियर के सोर्सेज हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गए हमारे डायरेक्ट सोर्स और सेकंड वन आर इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनमें हम अर्थ के मटेरियल्स को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं। अर्थ के मटेरियल्स जो हमें इंटीरियर से मिला है उन्हीं की स्टडी करके हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको कहा जाता है डायरेक्ट सोर्सेज। ऐसे हमारे पास तीन सोर्सेज हैं। पहला है माइनिंग, सेकंड वन इज डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड थर्ड इज वोल्केनिक इरप्शन। माइनिंग के थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, वहां से जो रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं हम उनको अर्थ की सरफेस पे लेके आते हैं, फिर लेबोरेटरी के अंदर हम उनकी स्टडी करते हैं, फिर हम उससे बता पाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में ये मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन माइनिंग की एक लिमिटेशन है। आज तक हमने जो डीपेस्ट माइन की है वो की है
मोपोनेंग गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका, उसकी जो डेप्थ है वो है मैक्सिमम 4 किलोमीटर। यानी हम माइनिंग के थ्रू मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक बता सकते हैं क्या रहा होगा। लेकिन हमें जानना है अर्थ के बिल्कुल सेंटर तक, 6,378 किलोमीटर तक। लेकिन माइनिंग के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर तक बता सकते हैं। फिर अगला हमारे पास सोर्स है डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। हम क्या करते हैं, अर्थ के इंटीरियर के अंदर ड्रिल करते हैं, होल करते हैं, वहां से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, फिर अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ बता पाते हैं। ऐसे दो डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। पहला है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड द सेकंड वन इज इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। लेकिन ड्रिलिंग के थ्रू भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आज तक हमने डीपेस्ट ड्रिल किया है 12 किलोमीटर तक। वो कहाँ पे, कोला आर्कटिक ओशन के पास रशिया के अंदर लोकेटेड है। तो ड्रिलिंग के थ्रू मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक बता सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं बता सकते। तीसरा सोर्स है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन। जैसे ही किसी रीजन के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू अर्थ के इंटीरियर से जो मोल्टन मटेरियल या मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है। फिर हम उस मैग्मा को लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस करते हैं, उससे फिर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता पाते हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि जो मैग्मा है, जो मोल्टन मटेरियल है, वो कितनी डेप्थ से बाहर आए। इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर हम देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज को। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम क्या करते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर की जो प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करके हम इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। जैसा कि हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू हमें पता है कि हम जैसे ही अर्थ के सरफेस से इंटीरियर में डीपर डेप्थ में जाते हैं, हमारा टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ये तीनों इंक्रीज होते हैं। अब इन्हीं इंक्रीज होने के कारण हम क्या जान सकते हैं कि, और साइंटिस्ट को ये भी पता है कि हमारे अर्थ की जो टोटल थिकनेस क्या है और ये किस रेट से ये टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी चेंजेस हो रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि पूरे अर्थ के इंटीरियर के अंदर कितने ज्यादा डेप्थ पे जाने पे कितना टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। फिर हमारे पास अगला इनडायरेक्ट सोर्स है, जब जो मिट्योर्स होते हैं वो अर्थ की सरफेस पे टकरा जाते हैं, उनको कहा जाता है मिट्योराइट्स। जब एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो बर्न हो रहे होते हैं शूटिंग स्टार के रूप में, ऐसे होते हैं, उनको तो कहा जाता है मिट्योर्स। ज्यादातर तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही बर्न हो जाते हैं, लेकिन कई मिट्योर्स अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं, उनको कहा जाता है मिट्योराइट्स। हम मिट्योराइट्स की स्टडी करके भी अर्थ के बारे में इनडायरेक्टली बता सकते हैं। ये हमें पता है कि जो मीटेओराइट्स हैं वो अर्थ के इंटीरियर से तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हुआ नहीं है, ये तो कहीं बाहर हमारे स्पेस से आया है। लेकिन जो जो मीटियोर्स हैं, जो अर्थ की सरफेस पे आ गए, जो मीटियोराइट्स हैं, उनका जो मटेरियल है और जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर से सिमिलर है। क्योंकि इन दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम नेबुला क्लाउड से हुआ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटी होने के कारण हम अगर मीटियोराइट्स की स्टडी कर लेते हैं तो हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगले हमारे इनडायरेक्ट सोर्स हैं ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सीस्मिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशन को। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर। इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है। उसके बाद m1 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन, m2 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू एंड डी स्क्वायर। यहाँ पे डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सेंटर। दो कोई ऑब्जेक्ट है, उनके सेंटर से उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिनोट करता है हमारे डी को। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चेंजेस होने होंगे तो इन्हीं दो रीजन की वजह से होंगे, इन्हीं दो फैक्टर के अंदर चेंजेस होंगे। या तो मास के अंदर चेंज आ जाए कोई भी ऑब्जेक्ट के, या उनके बीच की डिस्टेंस में चेंज आ जाए तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आएगा। हम अब पहले समझते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में चेंज आता है तो उसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है।
हम चेंज करते हैं पहले मास को, हम मास को इंक्रीज करके देखते हैं पहले, उसकी वजह से हम देखेंगे ग्रेविटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। मास इंक्रीज होने का मतलब इस फ्रैक्शन में मास कहाँ है, न्यूमिनेटर के अंदर है, वैल्यू ऊपर है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम पहले न्यूमिनेटर को इंक्रीज करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 10/2, एक फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हम इस 10 को इंक्रीज करके या न्यूमिनेटर को इंक्रीज करके कर देते हैं 14/2। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। यानी पहले हमारे पास वैल्यू आ रही 5, जैसे ही हमने न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया 10 से 14, हमारी वैल्यू या जो क्वोशंट है वो भी इंक्रीज हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा या मास बढ़ेगा तो उसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक इन्फ्रेंस हमने यहाँ से ये डिड्यूस कर लिया। अब हम देखते हैं जो डिस्टेंस है कोई भी ऑब्जेक्ट के, उसके अंदर चेंज आने की वजह से उसकी ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आता है। ठीक है, डिस्टेंस के अंदर हम अब डिस्टेंस को इंक्रीज करके देखते हैं। इसी सेम एग्जांपल के अंदर अब हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं, डिस्टेंस यानी डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। नीचे है 10/2 था, पहले हमारे पास वैल्यू आ रही थी 5, अब हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, 2 की जगह हम कर देते हैं 5 कर देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यानी पहले था 5, अब डिक्रीज होके हो गया हमारे पास 2। यानी जैसे हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया, हमारी जो वैल्यू है क्वोशंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुई ग्रेविटी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इससे हमें दो इन्फ्लुएंस हमारे सामने ये आ गए कि जो मास है वो तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। दूसरा हमें पता लग गया किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो उनकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, दो इन्फ्लुएंस हमारे सामने आ गए। अब हम देखते हैं हमारे अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड है। यानी जो पोल्स हैं वहां से तो कैसी है, फ्लैटेंड है, बिल्कुल फ्लैट है। और जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां से ये बल्ज है, थोड़ी सी बाहर उभरी हुई है। इससे होगा क्या, जो अर्थ के सेंटर से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उनके अंदर क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। जो सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस है वो तो क्या है, कम है। और सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस है वो हमारी ज्यादा है। इससे होगा क्या, हमने देखा था ग्रेविटी की वैल्यू अगर डिस्टेंस के अंदर चेंज आता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी यानी इक्वेटर वाले रीजन पे डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। और पोल्स पे क्या है, डिस्टेंस कम है सेंटर से, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। ये लाइन यहाँ पे दे रखी है, क्या कह रहा है ये, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एंड लेस एट द इक्वेटर पे कम है। अब दूसरे जो फैक्टर है हमारी ग्रेविटी को जो इम्पेक्ट कर रहा है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है। एक हमने मास देख ली, एक हमने डिस्टेंस अभी देख लिया, अब दूसरा है हमारा मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा तो भी उसकी ग्रेविटी के वैल्यू के अंदर चेंज होगी। और हमारी अर्थ पे जो मास है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होगा, जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। आप अलग अलग लोकेशन पे देखोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी आपको, एक तो डिस्टेंस की वजह से चेंज देखने को मिलेगा, और दूसरा वहां के जो मटेरियल्स बीच में है उनके अगर डेंसिटी डिफरेंस है, उनके मास में अगर डिफरेंसेस है तो भी वैल्यू हमारी ग्रेविटी की चेंज हो जाएगी। इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली क्या होता है, जो हमने जो ग्रेविटी की वैल्यू एस्टिमेट्स की थी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमने अर्थ के लेटीट्यूड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी की वैल्यू एस्टिमेट की थी, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और मिलती है हमें, एक्चुअल वैल्यू अलग आ रही है। वो किस कारण आ रही है, कहीं ना कहीं बीच में जो मास है उसकी जो ग्रेविटी है, उस जो मास की जो डेंसिटी है उसके अंदर डिफरेंस होगा, उसकी वजह से हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज आ रही है, इसी को कहा जाता है ग्रेविटी एनोमली। तो हम ग्रेविटी की एनोमली को स्टडी करके ये बता सकते हैं कि हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो मास है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पता लगा हमें ग्रेविटी एनोमली को स्टडी करके। अगला हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। हम मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारे अर्थ के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ, जियो डायनेमो एक प्रोसेस होती है उसके तहत हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जो हमारे
जो आउटर कोर है अर्थ के सरफेस के अंदर, जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, यानी वहां पे जो मोल्टन आयरन और निकल प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है और जो अर्थ के कोर से जो हीट है वो क्या है, बाहर रेडिएट होती है, बाहर स्केप होती है। उसकी वजह से हमारे कोर के अंदर कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक करंट्स चलते हैं। उन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है, उन सारे मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करके बता सकते हैं कि हमारे कोर का कंपोजिशन क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट का वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो है वो कैसा होगा, और हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा होगा। तो ये ऐसा सब मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता सकते हैं इनडायरेक्टली। तीसरा सोर्स है हमारा सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक एक्टिविटी भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसको हम काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर हम जनरल टर्म्स में देखा जाए, अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ। जैसे ही हमारी अर्थ हिलती है उसको कहा जाता है अर्थक्वेक। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन होगा कि हमारी अर्थ शेक क्यों करती है, अर्थ शेक क्यों करती है। इसका रीजन ये है कि जैसे ही हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो क्या है, लगातार उन पे क्या है, प्रेशर पड़ता रहता है। एक दूसरी प्लेट्स का क्या है, उन पे प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से उनके अंदर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। उन क्रैक को कहा जाता है फॉल्ट। और लगातार जो फॉल्ट्स हैं, और कोई भी रॉक के अंदर अगर फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसकी टेंडेंसी होगी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने की वजह से, क्रैक की वजह से या फॉल्ट की वजह से वो क्या है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो क्या है, एक दूसरे के अंदर टाइटली लॉक्ड रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर और लेयर्स का प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएंगे और जो प्लेट्स हैं वो अब्रप्टली एक दूसरे से क्या है, स्लाइड कर जाएंगे। उसी स्लाइड के कारण होगा क्या, हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी है वेव के रूप में हर एक डायरेक्शन के अंदर अर्थ के इंटीरियर के अंदर ट्रेवल करेंगी। उसी को क्या कहा जाता है, सीस्मिक वेव। जो एनर्जी रिलीज हुई वेव के फॉर्म में हर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल की, उनको कहा जाता है सीस्मिक वेव। जिस पॉइंट से ये एनर्जी रिलीज हुई उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। जहां पे अर्थ के इंटीरियर में जहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। अब एनर्जी हर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेंगी और ये अर्थ की सरफेस पे भी पहुंचेंगी। जिस पॉइंट पे ये सबसे पहले अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं उसको कहा जाता है एपी सेंटर। ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, हाइपोसेंटर से सबसे कम दूरी होगी, यानी बिल्कुल सीधा। अगर हम हाइपोसेंटर से बात करें तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हमने बोल दिया एपी सेंटर। अब हम समझते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। ज्यादा जितने भी हमारे सारे नेचुरल अर्थक्वेक है वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, लिथोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर क्या है, जो हमारे अर्थ की जो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अप टू 200 किलोमीटर, उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो सारे, क्योंकि जो प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होगा वो इन्हीं हार्ड जो सॉलिड रॉक्स हैं इन्हीं के अंदर मूवमेंट होने की वजह से अर्थ के ओरिजिनेट होगा। और वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जो टॉप मोस्ट लेयर है उस उन्हीं के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए कहा जाता है सारे जो नेचुरल अर्थक्वेक हैं वो हमारे लिथोस्फीयर के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। और जो अर्थक्वेक की जो वेव निकल रही है उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के अंदर हम अर्थक्वेक की वेव को डिटेक्ट करते हैं। सीस्मोग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक पेपर होता है और एक पिन होती है, पेन लगा हुआ होता है। ये पेपर एक ड्रम, एक रोलर होता है, उसके अराउंड ये लिपटा होता है और कॉन्स्टेंटली ये रोलर मूव करता रहता है। और जैसे ही अर्थक्वेक की वेव आएगी, पहले तो क्या, ये पिन सीधी लाइन को डिनोट कर रही थी जब कोई अर्थक्वेक की वेव नहीं आई। जैसे ये अर्थक्वेक आएगा, अर्थ शेक करेगी, उसकी वजह से ये जो पिन है ये क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी। जितनी ज्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड तेज होगा, ये क्या है, वो तेजी से ऐसे हिलने लगेगी। इसलिए हमें इस प्रकार का एक ऐसा हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। पहले अगर अर्थक्वेक नहीं आ रहा तो बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट मिलेगी, जैसे अर्थक्वेक की वेव आएंगी ये ऐसे इंटेंडेड हमें ये वेव देखने को मिलेगी। इसको अगर आप एक
वीडियो के थ्रू देखना चाहो तो सीस्मोग्राफ ऐसे एक्ट करता है। ये देखो, ये क्या है, हमारा पेपर है और ये एक पिन लगी हुई है। अब देखो, अर्थ के इंटीरियर से अब वेव आएंगी। पहले सीधी लाइन ये चल रही है, जैसे ही हमारे पास अर्थ की सरफेस से एक वेव आई टकराई, इसके अंदर बैंड हो गए, फिर से एक और वेव आई, उसकी वजह से ऐसे बैंड हमारे क्रिएट होंगे वेव जनरेट की वजह से। ऐसे वर्क करता है हमारा सीस्मोग्राफ, जो सीस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है। अब हम देखते हैं ये वेव कितने प्रकार की होती है। तो जो हमारी सीस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। जैसे कि इनके नाम से हमें क्लियर है, बॉडी वेव क्या होंगी, जो अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ की बॉडी के अंदर हर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हैं, उनको कहा जाता है हमारी बॉडी वेव। और दूसरे प्रकार की होती है सरफेस वेव। जब बॉडी वेव्स हमारी बॉडी वेव अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हुई और ये आके जब हमारे क्रिस्टल प्लेट्स को, जो अर्थ की जो सरफेस के पास जो प्लेट्स हैं उनसे टकराती हैं, वहां से फिर जो नई वेव जनरेट होती है उनको कहा जाता है सरफेस वेव। अब जो वेव्स होती हैं उनकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यही हमें अर्थ के इंटीरियर को समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो वेव की हैं उनको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वेलोसिटी ऑफ ए वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। जैसे ही जो वेव्स है मटेरियल की, अगर उनके डेंसिटी में डिफरेंस आता है, एक डेंसिटी मटेरियल से दूसरे डेंसिटी के मटेरियल में वेव ट्रेवल करती है, उनकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेज आ जाता है, यानी उनकी स्पीड के अंदर वेरिएशन आ जाएगा। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी। जितना ज्यादा मटेरियल डेंस होगा, वेव की वेलोसिटी उतनी ज्यादा तेज होगी। क्योंकि देखो, ये हमारा पास सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली होते हैं। और लिक्विड के अंदर उनके बीच में डिस्टेंस होती है, और गैस इसके अंदर और ज्यादा डिस्टेंस होगी। अगर कोई वेव आएगी तो सॉलिड पार्टिकल इस पहले पार्टिकल से टकराएंगी, फिर इसके थ्रू एनर्जी इसमें ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो क्या है, आसानी से वेव क्या है, ट्रांसमिट हो सकती है। इसीलिए सॉलिड के अंदर जो वेव है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और गैसियस फॉर्म के अंदर उनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। एक प्रॉपर्टी तो हमने ये समझ ली, जैसे ही मटेरियल की डेंसिटी चेंज होगी या मटेरियल चेंज होगा, वेव की वेलोसिटी भी चेंज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी वेव्स की क्या होती है, देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। जैसे डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल में वेव ट्रेवल करती है, उनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, या तो वो रिफ्लेक्ट होंगी या रिफ्लेक्ट होंगी। ये कैसे होता है, इनको समझते हैं। रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, देखो। ये दो मीडियम हमारे पास, ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। अब यहां से अगर कोई वेव आ रही है, जैसे ये मीडियम टू के अंदर एंटर करेगी, इसके ऊपर वो दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, इनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा और उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। तो अब हम समझते हैं इसकी डायरेक्शन में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे ये वेव आई, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करे, ये सेकंड मीडियम के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए और यहीं से लौट के चली जाए, या क्या है, ये सेकंड मीडियम के अंदर एंटर कर जाए। जब कोई भी वेव है वो सेकंड मीडियम में एंटर नहीं करती और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है या रीबाउंड हो जाती है, बिल्कुल टर्न ले लेती है, जिस एंगल से ये वेव आई थी उसी एंगल से वापस लौट जाती है, उसको तो कहा जाता है रिफ्लेक्शन। और दूसरा, अगर ये वेव आई सेकंड मीडियम के अंदर चली गई, आइडियली तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये करती है हल्की सी बैंड हो जाती है मटेरियल के अंदर। सेकंड मटेरियल में जैसे गई, इसके अंदर थोड़ा सा बैंड हो गया, यानी बेंडिंग हो गई, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ वेव को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो मीडियम चेंज होने की वजह से या तो वेव रिफ्लेक्ट करेगी या रिफ्रैक्ट होगी। ये दो प्रॉपर्टी वेव की हमें पता है। अब हम देखते हैं जो बॉडी वेव है वो कितने प्रकार की होती है। जो हमारी बॉडी वेव है वो दो प्रकार की होती है, पी वेव एंड एस वेव। पी का मतलब प्राइमरी वेव, एस का मतलब सेकेंडरी वेव। पी वेव्स मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव फास्ट मूव करती हैं, इस कारण ये क्या है, सरफेस पे सबसे पहले टकराती हैं आके, इसलिए इनका नाम है पी या प्राइमरी वेव, जो सबसे पहले आती है। और पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव। पी वेव साउंड वेव की तरह एक्ट करती हैं। दे ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। जो पी वेव है हमारी तीनों मटेरियल के अंदर ट्रेवल कर सकती है, गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर।
वहीं पे अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल के अंदर ट्रेवल करती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सेकेंडरी वेव की। उसी के थ्रू हम समझेंगे कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम कैसे इन्हीं वेव के जो डिफरेंट मटेरियल में ट्रेवल करे, उससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। और उसके बाद आती है हमारी, ये दो तो हो गई बॉडी वेव, फिर आती है सरफेस वेव। सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ, सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती हैं। दीज वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये ज्यादा डिस्ट्रक्ट क्रिएट करती हैं। दे कोजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस कोलैप्स द स्ट्रक्चर वगैरह को ये कोलैप्स कर देती हैं, जो हमारी सरफेस वेव है। सरफेस वेव भी क्या है, दो प्रकार की होती है। हमारी बुक के अंदर इनका नाम नहीं दे रखा, लेकिन दो प्रकार की सरफेस वेव होती है। एक होती है एल वेव, लव वेव, और दूसरी होती है आर वेव, रेले वेव। इनको भी अभी हम डिटेल से देखने वाले। अभी समझ लेते हैं हम वेव्स को। देखो, हमने पहले देखा दो प्रकार की वेव होती हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया था दो कैटेगरी के अंदर। पहली थी हमारी पी वेव या प्राइमरी वेव, सेकंड है दूसरी हमारी सेकेंडरी वेव या एस वेव। पी वेव की स्पीड क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट ये ट्रेवल करती है, और एस वेव स्लोअर देन पी वेव से ये स्लो होती है। पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, और इनकी वेलोसिटी है तो सॉलिड में सबसे तेज होती है, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस के अंदर। और जो सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर सकती है। अगर हम अब देखते हैं, बात करते हैं इनका मोशन या प्रोपोगेशन, वेव ट्रेवल कैसे करती है। देखो, इसके अंदर हमें दो चीज समझनी होगी। एक तो होता है वेव की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये इसको कहा जाता है वेव की डायरेक्शन। अब जब ये वेव चलती है किसी भी रॉक्स के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, उन रॉक्स के अंदर जो मटेरियल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, तो वो वाइब्रेशन भी मूव करेंगे। तो हमें अभी यही समझना है, कोई भी वेव चलती है, एक तो होगी वेव की डायरेक्शन, दूसरी उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन। इनके अंदर अलग अलग जो हमारी वेव है, उनके अंदर अलग अलग ऐसे मूवमेंट होता है। पहले हम समझते हैं प्राइमरी वेव के अंदर। प्राइमरी वेव को कहा, उनका मोशन कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, यानी अगर वेव इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। इस वेव की डायरेक्शन के पैरेलल ही पार्टिकल्स मूव करेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मोशन कहा जाता है, या कंप्रेशनल। जब वेव चलेगी, इसको इसके थ्रू आप समझ सकते हो, ये पी वेव इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, वेव की ये डायरेक्शन है, और पार्टिकल्स को भी क्या है, इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। एक बार पार्टिकल्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, एक पास आएंगे, फिर क्या होंगे, वापस से स्प्रेड होंगे, कंप्रेस होंगे, स्प्रेड होंगे। इस तरह से पी वेव चलती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल है उनके अंदर डेंसिटी डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे पहले कम मटेरियल था, यहाँ पे अगर उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे, वहां की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है पी वेव की वजह से डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है, और इसको कंप्रेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें, ये कैसी ट्रांसवर्स या शियर मूवमेंट करती है, यानी कि जो पार्टिकल्स है मूव परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। अगर वेव की डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मूव करते हैं। यानी वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल्स ऊपर या नीचे मूव करेंगे। ऐसे ये वेव ट्रेवल करती है हमारी एस वेव। यानी इसकी वजह से क्या होगा, एक तो एरिया अपर ऐसे हाई राइज होगा, एक फिर एरिया नीचे राइज होगा। जो अपर एरिया क्रिएट होता है उसको कहा जाता है क्रेस्ट, और जो लोअर एरिया होता है उसको कहा जाता है ट्रो। तो जो एस वेव है, क्रेस्ट एंड ट्रो क्रिएट करती है। इन दो को अब हम क्या है, एक वीडियो के थ्रू समझते हैं कैसे ये मूव कर रही है। पहले हम देखते हैं पी वेव कैसे मूव करती है। देखो, जैसे ही वेव की डायरेक्शन ये उसी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, उसी पैरेलल उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करें। एक बार कंप्रेस हो रहे हैं, फिर एक्सपेंड हो रहे हैं। ये हमारी पी वेव का प्रोपोगेशन। अब हम समझते हैं एस वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है। एस वेव के अंदर हमने देखा था, जो वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं, यानी 90 डिग्री पे। अब देखो, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार नीचे जाएंगे, ऐसे 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे, क्रेस्ट और टो क्रिएट करेंगे। ये हमारी एस वेव की मूवमेंट या प्रोपोगेशन। अब हम समझते हैं, अगला है हमारा जो सरफेस वेव। ये तो दो प्रकार की हमने बॉडी वेव देख ली, पी और एस। अब हम समझते हैं सरफेस वेव को। सरफेस वेव भी हमारी दो प्रकार की होती है।
एक होती है हमारी रेले वेव और दूसरी होती है हमारी लव वेव। ये ये जो रेले वेव है वो स्लोअर देन एस वेव से ये स्लो चलती है, ये फास्टर सरफेस वेव, ये सबसे तेज चलती है हमारी एल वेव। मीडियम कौन कौन से में ये ट्रेवल करती है? थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट पे ये चलेंगी और अर्थ के क्रस्ट में जो सॉलिड पार्ट है वहीं पे ये दोनों ट्रेवल करती हैं। यानी जो सरफेस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती हैं, जैसे एस वेव ट्रेवल कर रही थी। अब हम देखते हैं ये कैसे मूव करती हैं, कैसे इनके अंदर मोशन होता है। पहले अगर हम आर वेव की बात करें, ये रोलिंग और सर्कुलर मोशन करती हैं, ऐसे इस तरह से सर्कुलर मोशन क्रिएट करती हैं। और जो एल वेव है वो साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, यानी ऐसे इस तरह से साइड बाय साइड मूवमेंट करती है। अगर हम वीडियो को देख के समझना चाहें, पहले हम देखते हैं आर वेव को। आर वेव ऐसे सर्कुलर मोशन करती है, जैसे हमारे ओशन के अंदर वेव चलती है सर्कुलर मोशन के अंदर, उसी तरह से जो हमारी आर वेव है, आर सरफेस वेव ऐसे ट्रेवल करती है। अब हम देखते हैं हमारी एल वेव या लव वेव को। वो जैसे सांप चलता है साइड बाय साइड, ऐसे ये जो हमारी लव वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे साइड बाय साइड पार्टिकल्स को क्या है ऐसे साइड बाय साइड करते हुए वेव आगे ट्रेवल करेंगे। ये हमारी एल वेव का मूवमेंट। तो अगर हम चारों की बात करें तो पी वेव कैसे चल रही थी? जैसे कि कोई स्प्रिंग होती हो, एक बार कंप्रेस होगी एक बार एक्सपेंड होगी, आगे पीछे होगी, इस तरह से चलती है। जो हमारी एस वेव है वो 90 डिग्री पे, आपने अगर इसको एग्जांपल के थ्रू आप देखना चाहो, जिम के अंदर जो रोप होती है, ऐसे दो रोप लगी हुई थे, एक पर्सन यहाँ पे दोनों हाथ से क्या करता है, इन रोप को ऐसे मूव करता है, उसकी वजह से क्या है, इन रोप के अंदर ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। वो होती है हमारी एस वेव का मूवमेंट। और जो आर वेव है वो ओशन के अंदर जो वेव्स आती है उस तरह का मूवमेंट होता है। और लव वेव जैसे हमारा स्नेक रेंग रेंग के ऐसे साइड बाय साइड चलता है, ऐसा होता है हमारा एल वेव की डायरेक्शन। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन मोस्ट डिस्ट्रेक्शियस होती है वो होती है हमारी आर वेव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कोज करती है सर्कुलर मोशन की वजह से। ठीक है, ये हमने देख लिया वेव का मूवमेंट या प्रोपोगेशन। अब हम समझते हैं शैडो जोन, इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? हमने क्या है अलग अलग लोकेशन पे सीस्मोग्राफ अर्थ की सरफेस पे रख रखा है, उसकी वजह से जो अर्थ के इंटीरियर से जो सीस्मिक वेव आ रही है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा है कि कई लोकेशन ऐसी होती है वहां पे जो वेव है वो रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। ऐसे एरिया को कहा जाता है शैडो जोन, जहाँ पे कोई भी प्रकार की वेव रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो हर एक वेव का अलग अलग शैडो जोन होगा। अगर हम पी वेव की शैडो जोन की बात करें, वो क्या है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच पी वेव का शैडो जोन होता है। यानी 105 से 145 डिग्री के बीच में आपको पी वेव देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर हम एस वेव की शैडो जोन की बात करें, ये होता है 105 डिग्री के बियॉन्ड, 105 डिग्री के आगे आपको कोई भी एस वेव देखने को नहीं मिलेगी। ये एस वेव का जो शैडो जोन होता है अर्थ सरफेस का टोटल 40% होता है। ये इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी वेव का शैडो जोन। हमें अब पी वेव की प्रॉपर्टी भी पता है। पी वेव क्या है, तीनों मीडियम के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। और उससे पहले हमने वेव की दो प्रॉपर्टी देखी थी कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है वेव अपनी वेलोसिटी चेंज करती है और डायरेक्शन चेंज करती है। उसी के थ्रू अब हम पी वेव का शैडो जोन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ से ये पी वेव ओरिजिनेट हुई, जैसे ही जाएगी जो हमारा कोर है उसके अंदर जो आउटर कोर है वो क्या है लिक्विड स्टेट के अंदर है, लिक्विड से बना हुआ है। तो जैसे ये पी वेव यहाँ से चली ऐसे जा रही है, जैसे ये मीडियम चेंज होगा सॉलिड से क्या होगा लिक्विड, आसानी से ये लिक्विड के अंदर पी वेव ट्रेवल तो कर सकती है, लेकिन इसकी जो है डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगी, हल्की सी ये क्या होंगी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। डिफ्लेक्शन होगा और ये क्या है डायरेक्शन हल्की सी चेंज हो जाएगी। फिर से ये लिक्विड से स्टेट के सॉलिड के अंदर आएंगे, फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस कारण हमें देखने को क्या मिलता है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में कोई भी पी वेव रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसीलिए पी वेव का शैडो जोन कहा जाता है 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच। अब हम देखते हैं एस वेव का शैडो जोन। हमें पता है एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, यानी जो आउटर कोर के अंदर जो लिक्विड है वहां पे तो ये ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगी। यहाँ से एस वेव ओरिजिनेट हुई, जैसे ये आउटर कोर आया लिक्विड फॉर्म है, ये क्या कर जाएंगी रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, बिल्कुल रीबाउंड हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे।
इस कारण क्या होगा, हमें 105 डिग्री तक तो ये वेव देखने को मिलती है, उसके बाद हमें कोई भी वेव देखने को नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है 105 डिग्री के बियॉन्ड एस वेव का शैडो जोन है। ये अर्थ सरफेस का टोटल 40%। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के कितने प्रकार हैं? टोटल 5 टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। जो स्टार्टिंग के दो हैं ये तो है नेचुरल अर्थक्वेक। पहला है हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। हमारे अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको कहा जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सेकंड वन इज वोल्केनिक अर्थक्वेक। जैसे अर्थ की सरफेस वोल्केनो इरप्ट होता है उसकी वजह से जो सरफेस की रॉक्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। जो वोल्केनो की वजह से अर्थक्वेक आता है उसको कहा जाता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। ये दोनों क्या है, नेचुरल टाइप ऑफ अर्थक्वेक है। आगे के जो तीन है वो मैन मेड अर्थक्वेक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं। उनमें सबसे पहला है हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक। क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी के दौरान हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो माइंस की जो रूफ है, ऊपर की जो छत है वो गिर जाती है। उसकी वजह से जो रूफ कोलैप्स होने की वजह से अर्थ क्या करती है, सेक करती है। उसको कहा जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। चौथा है हमारा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हम केमिकल और न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका टेस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन होता है, हमारी अर्थ सेक करती है, उसको कहा जाता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और आखिरी है हमारा रिजर्वोयर इंड्यूस अर्थक्वेक। जब भी कोई रिजर्वोयर के अंदर पानी स्टोर होता है, डैम वगैरह के अंदर पानी स्टोर होता है, कई बार क्या है वो टूट जाता है। उसकी वजह से हाई वेलोसिटी जब पानी अर्थ की सरफेस पे टकराता है उसकी वजह से हमें अर्थ के अंदर ट्रेमर फील होते हैं। उसको कहा जाता है रिजर्वोयर इंड्यूस अर्थक्वेक। जो स्टार्टिंग के दो थे वो नेचुरल टाइप ऑफ अर्थक्वेक थे, और ये आखिर के ये तीन है ये मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक अर्थक्वेक जिन्हें कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला होता है हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करें, और दूसरा होता है हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को अगर हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं वो तो रिक्टर स्केल के थ्रू करते हैं, और इंटेंसिटी को हम मर्काली स्केल के थ्रू करते हैं। मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या है? मैग्नीट्यूड के थ्रू हम ये देखते हैं एक्चुअल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई अर्थक्वेक के दौरान, उसको कहा जाता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। ये बताता है एक्चुअल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितना स्ट्रॉन्ग ये अर्थक्वेक रहा होगा। इसको हम रिक्टर स्केल के थ्रू देखते हैं। रिक्टर स्केल की अगर हम रेंज की बात करें, ये 0 से लेकर 10 तक इस पे वैल्यू डिनोट की जाती है रिक्टर स्केल के अंदर। दूसरा हम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हम इसको मेजर करते हैं, देखते हैं विजुअल डैमेज, एक्चुअल में विजुअल डैमेज कितना हुआ है किसी भी एरिया के अंदर। उसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थक्वेक। उसको हम मरकाली स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। इसकी रेंज होती है 1 से लेकर 12 के बीच। ये हो गया मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। अगला हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या है? अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा, ग्राउंड शेक कर सकता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफेक्शन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेज आ सकते हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लीव फेल्योर, फायर, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामी एक्सेट्रा। ये क्या है, अर्थक्वेक की वजह से ये सारे फिनोमिना हो सकते हैं। जो स्टार्टिंग के सिक्स हैं ये तो क्या है, लैंड फॉर्म पे इनका इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो ये आखिर के उनकी वजह से क्या है, जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी वो इम्पैक्ट होती है। सुनामी क्या होती है, जब अर्थ की जो अर्थक्वेक आ रहा है उसका जो एपी सेंटर है वो क्या हो, ओशन की सरफेस के नीचे हो। ओशन के सरफेस के नीचे जब अर्थक्वेक आएगा उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके ओशन की सरफेस में जो सराउंडिंग में जो वाटर है उनके अंदर मूवमेंट होगा। उसकी वजह से ओशन वाटर के अंदर क्या है, वेव जनरेट होती है। वो जब हमारे फिर कोस्टल एरिया के अंदर आके इम्पैक्ट डालती है उसको कहा जाता है सुनामी। और जब 5 रिक्टर स्केल से ज्यादा का 5 रिक्टर स्केल 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा जब अर्थक्वेक आता है उसी की वजह से जनरली हमारी सुनामी जनरेट होती है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक occurrence. The earthquake is a natural hazard. If a tremor of high magnitude takes place, it can cause heavy damage to the life and property of a people. फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बारंबार कितने टाइम पीरियड बाद अर्थक्वेक आ रहे हैं। However, not all the parts of the globe necessarily experience major shock. जरूरी नहीं है कि हर एक पार्ट पे अर्थक्वेक
आए आए हमें पता है अर्थक्वेक कहाँ आएगा, जहाँ पे जो प्लेट की बाउंड्री होंगी, प्लेट एक दूसरे से लगी होंगी, उनके अंदर अगर अब्रप्टली मूवमेंट होगा प्लेट उसी रीजन के अंदर आएंगे। तो हर रीजन के अंदर क्या है, हमें ट्रेमर देखने को नहीं मिलते हैं। वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो डिटेल, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल से हम देखने वाले हैं। जो 8+ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हैं वो काफी रेयर होते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे अर्थक्वेक होते हैं वो तो क्या एवरी मिनट आते ही रहते हैं हमारे सरफेस पे। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारे जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, 3 लेयर के अंदर डिफाइंड है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, और थर्ड लेयर इंटीरियर के अंदर है हमारी कोर। इसको जो हमारा एक बॉइल्ड एग होता है उसके एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। बॉइल्ड एग के अंदर क्या होता है, सबसे जो आउटर लेयर होती है, जो एग का सेल होता है, वो तो हमारे क्रस्ट को डिनोट करता है। जो उसके बाद जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, वो डिनोट करता है हमारी सेकंड लेयर मेंटल को। और जो येलो पार्ट योक होता है एग का, वो डिनोट करता है हमारे कोर को। ऐसे ये 3 लेयर होती है हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर। सबसे पहले अगर हम क्रस्ट की बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट सोलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सोलिड होती है। इट इज ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल नाजुक होती है। अगर इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया जाता है ये टूट जाती है। जैसे एग का सेल होता है, उस पे आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ वो क्या है, टूट जाएगी आसानी से। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशन एंड कॉन्टिनेंट एरिया। और जो क्रस्ट है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी होती है ओशनिक क्रस्ट। इन दोनों की जो थिकनेस होती है उनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। जो ओशनिक क्रस्ट होती है थिनर होती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। जो ओशनिक क्रस्ट है वो क्या होती है, थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक होती है। अगर हम एवरेज की बात करें, जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी तो एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर होती है। और कहीं कहीं पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या 70 किलोमीटर तक की हो सकती है। जो हिमालयन रीजन है वहां पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है वो 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है। अगली लेयर है हमारी मेंटल। मेंटल कहाँ से शुरू होती है, द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मेंटल हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक फैली हुई। अब डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, ट्रांजिशन एरिया होता है। जैसे ही एक लेयर से एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी मटेरियल में चेंज आता है उसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी को खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो जो हमारी मेंटल्स है मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर का अर्थ होता है वीक, जो वीक लेयर है यानी जो मोल्टन मटेरियल से बनी हुई उसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। ये 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। यही हमारा जो मैग्मा का मेन सोर्स है, जो अर्थ की सरफेस पे जो लावा आता है इसी एस्थेनोस्फीयर से आता है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो क्रस्ट और जो मेंटल का ही जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये जनरली इसकी थिकनेस 100 से लेके 200 किलोमीटर तक होती है, लेकिन मेनली हम इसको 100 किलोमीटर तक ही मानते हैं। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेनोस्फीयर के बाद फिर लोअर मेंटल शुरू होती है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर। अगली हमारी लेयर है कोर। द आउटर कोर इज इन लिक्विड। कोर भी क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। जो हमारी आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर, इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट के अंदर। यहाँ पे जितने भी हमारे हैवी मटेरियल्स हैं, निकल और आयरन, वो प्रेजेंट है हमारे कोर के अंदर। इसीलिए इस लेयर को निफ लेयर कहा जाता है, निकल और फीरस यानी आयरन की लेयर। अब इन लेयर को हम डिटेल से देखते हैं। हमारी एनसीईआरटी के अंदर तो इन लेयर को काफी डिटेल से नहीं दे रखा है, लेकिन हम इनको अब काफी डिटेल से देखते हैं। देखो, हमने ये देख लिया मेनली हमारे पास 3 लेयर है अर्थ के इंटीरियर के अंदर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो उसको कहा जाता है क्रस्ट। अब फर्दर हम इन 3 लेयर को क्या है, दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट भी क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड बंटी हुई, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ऐसे मेंटल दो पार्ट में डिवाइड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और जो कोर है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अगर हम इनकी, हमें पता है अर्थ की हमने रेडियस चैप्टर के शुरू में देखी थी, कितनी थी, 6378 किलोमीटर। हमें अर्थ की सरफेस तक, वहां तक पहुंचना है, अर्थ के इंटीरियर तक 6378 किलोमीटर तक।
तो अगर हम अर्थ की सरफेस से शुरू के जो 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं, उसको तो कहा जाता है अपर क्रस्ट। फिर 70 किलोमीटर तक डेप्थ तक जाते हैं, फिर आती है हमारी लोअर क्रस्ट। फिर 70 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक फैली हुई है हमारी अपर मेंटल। 400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है हमारी लोअर मेंटल। फिर 5150 किलोमीटर तक है आउटर कोर। एंड 6378 किलोमीटर तक है हमारी इनर कोर। ये ऐसे 6 लेयर के अंदर हम फर्दर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमने एक टर्म यूज देखी थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का अर्थ क्या होता है? जैसे ही लेयर चेंज होती है, लेयर के अंदर ट्रांजिशन आता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे एक लेयर से दूसरी लेयर चेंज हो रही है, उसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। जिन साइंटिस्ट ने इनको खोजा था उन्हीं के नाम पे इन डिसकंटिन्यूटीज के नाम रखे गए। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये टोटल 6 लेयर हैं, तो इनके बीच में से 5 ट्रांजिशन जोन होंगे। तो हमारे पास 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं। सबसे पहली हमारी कोनराड डिसकंटिन्यूटी, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, इस एरिया को कहा जाता है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर दूसरी हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी, लोअर क्रस्ट या क्रस्ट बोल सकते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में, वो है हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ये है हमारी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। फिर है गुटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। और आखिरी हमारी लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। अब इनको याद कैसे रखा जाए? एक आपके लिए एक मैंने एक निमोनिक्स बनाई है। सीएम ऑफ राजस्थान हैज गॉन टू ले। हमें पता है राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस कारण क्या हुआ, जो राजस्थान के सीएम थे, उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं क्या है ले घूम के आता हूँ। तो क्या है, सीएम ऑफ राजस्थान हैज गॉन टू ले, क्या है, ले घूमने के लिए राजस्थान के सीएम गए हुए। अब सी फॉर कोनराड, एम फॉर मोहो, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गुटेंसबर्ग और एल फॉर लेमैन। ऐसे आप सीएम ऑफ राजस्थान इज गोइंग टू ले के अकॉर्डिंग पांचों डिसकंटिन्यूटीज को याद कर सकते हो। अब हमने एक टर्म और देखी थी, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। ये क्या है? देखो, जो हमारी टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर है, उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये क्या है? जीरो से जनरली हम 100 किलोमीटर तक मानते हैं। हमारी एनसीईआरटी में इसको 200 किलोमीटर भी लिख रखा है। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर है, उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस का अर्थ क्या होता है? लिथो का अर्थ होता है स्टोन। तो ये हार्ड स्ट्रक्चर से बनी हुई जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, वो है हमारी लिथोस्फीयर। ये कौन कौन सी इसके अंदर लेयर आएंगी? जो हमारी क्रस्ट है, पूरी की पूरी क्रस्ट। क्रस्ट हमने देखा था कहाँ, मैक्सिमम 70 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, जो अपर मेंटल है उसी का जो अपर पार्ट है, थोड़ा सा जो सॉलिड पोर्शन है, वो आता है हमारा लिथोस्फीयर के अंदर। जो अपर मेंटल है वो शुरू तो 70 किलोमीटर से हो जाती है, लेकिन इसके जो स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर तक, ये हमारा आता है लिथोस्फीयर के अंदर। तो लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आ गया? क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये होगा हमारा लिथोस्फीयर। फिर सेकंड आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस मतलब वीक। ये वीक पोर्शन होगा। किससे बना होता है? ये सेमी सॉलिड होता है और मोल्टन लावा से बना होता है, इसीलिए ये वीक लेयर है एस्थेनोस्फीयर। यहीं से जो हमारा मैग्मा है वो वोल्केनिक के रूप में इरप्ट होता है, हमारी सरफेस पे आता है। इसके डिस्टेंस कितनी है? ये 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। 100 किलोमीटर जहां से लिथोस्फीयर खत्म हो रहा है, उससे लेके 400 किलोमीटर तक। तो इसके अंदर कौन सी लेयर आएगी? मेजर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, अपर मेंटल का ज्यादातर पार्ट। थोड़ा सा पार्ट तो हमारा लिथोस्फीयर में चला गया, और बचा हुआ जो अपर मेंटल का पार्ट है वो आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर में। फिर अगला है हमारा मीजोस्फीयर। ये बिल्कुल सॉलिड लेयर है। जो लोअर मेंटल है पूरी की पूरी 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, उसको कहा जाता है मीजोस्फीयर। पूरा पूरा लोअर मेंटल इसके अंदर आता है। अगला है हमारा बेरिस्फीयर। ये है जो पूरा का पूरा हमारा कोर है, आउटर कोर प्लस इनर कोर को मिला के कहा जाता है बेरिस्फीयर। ये 2900 किलोमीटर जहां से मेंटल खत्म हुई, वहां से लेके अर्थ के बिल्कुल सेंटर तक 378 किलोमीटर तक फैली हुई है बेरिस्फीयर। इसको आप याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं, हमने एक इसके अंदर देखा था जो क्रस्ट है हमारी, दो प्रकार में बंटी हुई है। एक है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट। ये देखो, ये है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके नीचे जो हार्ड स्ट्रक्चर, जो क्रस्टल प्लेट्स हैं, उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशन सरफेस के नीचे जो क्रस्टल प्लेट्स हैं, उनको कहा जाता है ओशनिक क्रस्ट।
अब दोनों के अंदर डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये मोर थिक है, ज्यादा थिक है कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले, ये ज्यादा थिक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है लेस डेंस है, और वहीं पे ओशनिक क्रस्ट है मोर डेंस है। थिकनेस तो इसकी कम है लेकिन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, यानी मटेरियल्स यहाँ पे हैवी मटेरियल्स प्रेजेंट हो, इसलिए इसकी क्या है थिकनेस ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस तो कम है लेकिन डेंसिटी क्या है ज्यादा है। और इसकी क्या है थिकनेस तो ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें, ये 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वहीं पे ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम अब मटेरियल की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट किन मटेरियल से बनी हुई है, इनके अंदर कोई ना कोई रॉक्स के अंदर मटेरियल होंगे, उनकी वजह से इनकी डेंसिटी है, रॉक्स की जो स्ट्रक्चर है वो सारे डिटरमाइन होते हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये फेल्सिक मटेरियल से बनी हुई है, और वहीं पे ओशनिक क्रस्ट है ये मैफिक मटेरियल से बनी हुई है। जो फेल्सिक मटेरियल है वो लाइट इन कलर होता है, और मैफिक मटेरियल डार्क होता है कलर के अंदर। मेनली फेल्सिक मटेरियल के अंदर हमारा सियाल आता है, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पता है हमें हल्का है, इस कारण इस लेयर की क्या है डेंसिटी कम है। वहीं पे मैफिक के अंदर आता है मेनली हमारे सीमा, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या हैवी मेटल है, इस कारण इस लेयर की डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम रॉक्स की एग्जांपल की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर मेनली ग्रेनाइटिक टाइप्स ऑफ रॉक हमें देखने को मिलते हैं, और ओशनिक क्रस्ट के अंदर हमें बसाल्टिक टाइप ऑफ रॉक देखने को मिलती है। अब अगर सेकंड लेयर में बात करें, ये तो हो गई हमारी क्रस्ट। सेकंड लेयर है हमारी मेंटल। मेंटल की अगर हम डेंसिटी की बात करें, ये 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी मेनली सियाल से बनी हुई है, यानी सिलिक सिलिकॉन और सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, सियाल से। अगली हमारी लेयर है कोर। इसकी डेंसिटी है 10 से लेके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बनी हुई है निफे से, या निकल और फेरस, निकल और आयरन से बनी हुई है। अगर हम इन तीनों लेयर की वॉल्यूम की बात करें, जो हमारी जो क्रस्ट वाली लेयर है वो पूरे अर्थ के इंटीरियर का सिर्फ और सिर्फ 1% वॉल्यूम कवर करती है, और लेस देन 1% से भी कम वॉल्यूम कवर करती है। वहीं पे अगर हम मेंटल की बात करें, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम कैरी करती है। 83% ऑफ द टोटल अर्थ के वॉल्यूम का 83% कहाँ है हमारी मेंटल के अंदर, और बचा हुआ 16% वॉल्यूम हमारे कोर में कवर होता है। ये हो गया, हमने काफी डिटेल से तीनों लेयर्स को कवर कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। हमें पता है वोल्केनो क्या होता है। ए वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एश और अदर मोल्टन मटेरियल्स सच एज लावा स्केम फ्रॉम द ग्राउंड। जो हमने देखा था अभी एस्थेनोस्फियर, वहां से क्या है जो मैग्मा अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है लावा के रूप में, उसके साथ साथ अलग गैस, डस्ट पार्टिकल, एसिड वगैरह भी बाहर आते हैं। उससे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कॉनिकल शेप का, उसी को क्या कहा जाता है वोल्केनो कहा जाता है। The layer below the solid crust is mantle. It has the high density than of crust. The mantle contains a weaker zone called asthenosphere. हमने देख लिया। It is from where the molten जो rock material है अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है। जो अर्थ के इंटीरियर में जो मोल्टन मटेरियल होता है उसको कहा जाता है मैग्मा। जब वो सरफेस पे पहुंच जाता है तब उसको कहा जाता है लावा। अब हम देखते हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर से कौन कौन से मटेरियल अर्थ के सरफेस पे बाहर आते हैं। द मटेरियल दैट रिचेज द ग्राउंड इंक्लूड्स, लावा बाहर आता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स हैं, एश है, डस्ट है, गैस है सच एज नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, सल्फर के कंपाउंड है, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड आर्गन जैसी गैसेज आती हैं। अब हम समझते हैं लावा तो हमें पता है वोल्केनो आएगा तो लावा बाहर आएगा। उसके अलावा फाइरोक्लास्टिक डेब्रीज। फाइरोक्लास्टिक डेब्रीज क्या होते हैं, ये देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फाइरोक्लास्टिक डेब्रीज के अंदर वोल्केनिक आपकी एस आती है, लेपिली है, वोल्केनिक बॉम्ब है, वोल्केनिक ब्लॉक है। अगर उसका साइज 2 mm से कम होता है उसको तो कहा जाता है वोल्केनिक एस। अगर 2 mm से लेके 64 mm के बीच होता है उसको कहा जाता है लेपिली। ये के छोटे पत्थर हैं, छोटे डेब्रीज हैं, 2 mm से लेके 64 mm के, उनको कहा जाता है लेपिली। फिर होता है वोल्केनिक बॉम्ब। 64 mm से जो बड़े पत्थर होते हैं इस शेप के, उनको कहा जाता है वोल्केनिक बॉम्ब। और उनसे भी बड़े जो पत्थर होते हैं उनको कहा जाता है वोल्केनिक ब्लॉक्स। इनको सारों को मिला के कहा जाता है फाइरोक्लास्टिक मटेरियल।
ये अर्थ की सरफेस पे बाहर आएगा, लावा बाहर आएगा। उसके अलावा कुछ एक गैसेस बाहर आती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड है वो बाहर आते हैं, सल्फर के कंपाउंड बाहर आते हैं, और क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन जैसी गैसेस बाहर आती हैं। उसके अलावा जो कार्बन के कंपाउंड है वो भी बाहर आते हैं, और जो वाटर वेपर है वो भी बाहर आता है वोल्केनो के थ्रू। तो इसको लेके 2024 के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, उसको आप देख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं वोल्केनो के डिफरेंट टाइप्स को लेके। देखो, सबसे पहला हमारा वोल्केनो का टाइप है सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो इसके नाम से पता है, सिल्ड के आकार का होगा। सिल्ड कैसे होती है? जो भी वॉरियर की जो ढाल होती है, सिल्ड होती है, इस प्रकार की होती है कुछ। तो ऐसा ही होता है हमारा सिल्ड वोल्केनो। ये बनता कहाँ है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, डाइवर्ज होते हैं, उस रीजन में जब वोल्केनो बाहर आता है और स्प्रेड हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारा वोल्केनो बनता है उसको कहा जाता है सिल्ड वोल्केनो। इसके फीचर क्या होंगे? ये बसाल्टिक फ्लो होगा, यहाँ से क्या जो लावा है वो बसाल्टिक नेचर का होगा। ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो ऑफ द अर्थ, अर्थ पे जितने भी वोल्केनो उनमें सबसे बड़े होते हैं हमारे सिल्ड वोल्केनो। इसके एग्जांपल है हवाईयन वोल्केनो। मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट से ये बने हुए होते हैं। बसाल्ट क्या होता है? एक टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। बसाल्टिक लावा बहुत ज्यादा क्या होता है? फ्लूइड नेचर के अंदर होगा। कोई भी चीज फ्लूइड होगी तो वो क्या है? काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। इसी के कारण इनकी शेप ऐसे हो जाती है। इनकी जो जो स्टीप होंगी वो क्या होंगी? बिल्कुल शार्प नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसे फैली हुई होंगी। इनकी जो एजेस है हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, इतनी ज्यादा स्टीप नहीं होंगी। और जो लावा है वो भी क्या होगा? लो विस्कस होगा, उसके साथ साथ लो एक्सप्लोजिविटी। जो लावा बाहर आएगा वो भी क्या है? हाई 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 एक्सप्लोजन नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा? लो एक्सप्लोजन के साथ ये बाहर निकलेगा और दूर तक फैल जाएगा। ये है हमारा सिल्ड वोल्केनो। अगला है हमारा कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो को ओपन स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। कंपोजिट का अर्थ क्या होता है? कोई चीज कंपोजिट होना, यानी लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होना, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल एक दूसरे से मिल जाते हैं, उनको कहा जाता है कंपोजिट। और स्ट्रेटो मतलब लेयर बाय लेयर इकट्ठा होना, इसलिए इसका नाम कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो। ये कहाँ मिलता है? जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी दो प्लेट क्या कर रही हूँ? आपस में टकरा रही हूँ, कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या है? टकराने की वजह से जो वेंट होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है। जब वेंट पतला होगा तो क्या है? काफी प्रेशर के साथ जो लावा है वो बाहर आएगा। इसकी वजह से जो लावा है काफी ज्यादा एक्सप्लोजन के साथ इरप्ट होगा। ये जो लावा होता है हल्का सा कूलर होता है, और मोर विस्कस, विस्कस यानी गाढ़ा, हल्का सा गाढ़ा जैसे हमारा शहद होता है वो गाढ़ा होगा। तो कोई भी चीज अगर हाईली विस्कस होगी वो क्या ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगी। जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होगा, लावा बाहर आएगा, वो क्या है? दूर तक नहीं फैलेगा। जो ये वोल्केनो, इसका जो माउथ है इसी के सराउंडिंग में डिपॉजिट होता रहेगा। नया वोल्केनो जब लावा बाहर आएगा वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, ये लावा इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और ये इस प्रकार की एक शेप ले लेगा, एक कंपोजिट लेयर बाय लेयर शेप ले लेगा। इसीलिए इसको कंपोजिट वोल्केनो कहा जाता है। अगला है हमारा काल्डेरा वोल्केनो। काल्डेरा वोल्केनो आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। जितने भी वोल्केनो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये एक्सप्लोजन करते हैं। एक्सप्लोजन की वजह से होता क्या है? ये वोल्केनो है, बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोजन की वजह से क्या है? मटेरियल ऊपर तक राइज करेगा, राइज करने के बाद क्या है? यहीं पे ये गिर जाता है। इसकी वजह से जो इस वोल्केनो का जो माउथ है वो क्या कर जाता है? कोलेप्स कर जाता है। कोलेप्स की वजह से इसके अंदर क्या है? ऐसे डिप्रेशन जैसे शेप बन जाती है, ऐसे गड्ढा नुमा आकार बन जाता है इसके माउथ के पास। इसी को क्या कहा जाता है? कार्डेरा कहा जाता है। और जब इस कार्डेरा के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है उसको कहा जाता है कार्डेरा लेक। अगला है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। दीज वोल्केनो आउटपुट हाईली फ्लूइड लावा। जो बहुत ज्यादा फ्लूइड लावा होगा वो क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। इसकी वजह से मटेरियल क्या है? काफी ऐसे लार्जर एरिया के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो सोलिडिफाई हो जाता है। वो किसका रूप ले लेता है? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का रूप ले लेता है। ऐसे ही जो हमारा डक्कन ट्रैप्स हैं वो इसी से बने हुए हैं, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से। महाराष्ट्रन प्लेट्यू के आसपास हमें ये देखने को मिलता है। अगला है हमारा मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे ओशन के अंदर, ओशन के सरफेस के नीचे, जहाँ पे
डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, दो ओशनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज होती है। वहां पे जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से जो वोल्केनिक जो लैंडफॉर्म वगैरह बनते हैं उनको कहा जाता है मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। रिज का अर्थ क्या होता है? जो ओशन सरफेस के अंदर जो माउंटेन्स की चेन बनती है उनको कहा जाता है रिज। ये हमें ओशन के सरफेस के नीचे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म। The lava that is released during volcanic eruption on cooling develops into igneous rock। जो लावा वोल्केनो के थ्रू इरप्शन के थ्रू बाहर आए वो जब ठंडा हो जाता है वो क्या है? इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेता है। और द कूलिंग में टेक प्लेस इधर ऑन रीचिंग द सरफेस और वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। जो लावा है वो या तो क्या होगा अर्थ की सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है, या क्या होगा अर्थ की सरफेस पे बाहर आके ठंडा होता है। तो जब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो कई बार वो क्या है कि इंटीरियर के अंदर भी क्या होता है लावा सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके कारण दो प्रकार के हमें इग्नियस रॉक देखने को मिलती हैं। पहली तो होती है हमारी वोल्केनिक रॉक, जब लावा बाहर सरफेस पे आके कूल होता है उनसे जो रॉक्स बनती है उनको तो कहा जाता है वोल्केनिक रॉक्स। अगर लावा अर्थ के इंटीरियर में कूल हो गया सॉलिडिफाई हो गया उनको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स, अब जो लावा अर्थ के इंटीरियर में ठंडा हो गया वो क्या डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म का रूप लेगा ये अर्थ के इंटीरियर में, इसलिए इनसे जो लैंड फॉर्म बनती है उनको कहा जाता है इंट्रिंसिव फॉर्म्स, या दूसरा इसका नाम होता है इंट्रिंसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। अब हम इन्हीं इंट्रिंसिव लैंड फॉर्म को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से जो लावा अर्थ के इंटीरियर में सॉलिडिफाई हुआ है उससे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म बने उनको हम अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा बेथोलिथ। बेथोलिथ क्या होता है? ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द लार्जर डोम शेप के अंदर। बेथोलिथ कुछ इस प्रकार का होता है, जो लावा है अर्थ के इंटीरियर से वोल्केनिक चेंबर से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद जो अर्थ के जो सबसे नीचे जो डेप्थ के अंदर वहीं पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है और बड़ा सा एक डोम शेप ले लेता है। इसको कहा जाता है बेथोलिथ। जब ऊपर से डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस होती हैं, ऊपर की लेयर हटती जाती है, तब हमें ये डोम शेप के हैं बाहर भी देखने को मिलता है। अगला है हमारा लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होते हैं? दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंड्यूक्ट फ्रॉम द बिलो। देखो, लैकोलिथ कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है? डोम शेप का होता है, इनका बेस बिल्कुल फ्लैट होता है और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ये नीचे से कनेक्टेड होते हैं। तो इनको क्या एक डोम शेप बोल सकते हैं या अपन मशरूम शेप भी बोल सकते हैं। इनको कहा जाता है लैकोलिथ। तो आपको क्या है, इनके नाम से इनकी जो शेप है वो आपको पता होनी चाहिए। लैकोलिथ की शेप कैसी होगी? डोम शेप होगी, पाइप से ये कनेक्टेड होगा, इसका जो बॉटम है वो फ्लैट होगा, या मशरूम शेप का ये होगा, लैकोलिथ कहा जाता है इसे। अगला है हमारा लेपोलिथ, फेकोलिथ एंड सील्स। ये तीनों क्या है? हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन है। जब लावा क्या है कई बार अर्थ के इंटीरियर से ऐसे ऊपर की ओर राइज करता है, साइड में जहां पे इनको क्रैक्स मिलते हैं वहां पे ये क्या है साइड में आके सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ऐसे तीन प्रकार के हमें इंट्रेंसिव लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? जब लावा हॉरिजॉन्टली सोशल शेप के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, यानी कटोरे की शेप में जब डिपॉजिट हो जाता है लावा, उसको कहा जाता है लेपोलिथ। और अगर लावा एन इस प्रकार से डिपॉजिट हो जाता है एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के बीच, देखो क्या होता है, कोई भी ये मान लीजिए क्रिस्टल प्लेट है, इस पे कंप्रेशन पड़ता है, बहुत ज्यादा इस पे दबाव पड़ता है, इसकी वजह से क्या हो गया इसके अंदर ऐसे बैंड आ जाते हैं। हमारे जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके अंदर बैंड आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या है, दो रीजन क्रिएट होंगे। एक तो ये ऊपर उठा हुआ रीजन होगा, दूसरा ये नीचे उठा हुआ रीजन हो। ऊपर उठा हुआ रीजन होता है उसको तो कहा जाता है एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला रीजन होता है उसको कहा जाता है सिनक्लाइन। तो लावा या तो क्या हो सकता है इस एंटीक्लाइन के यहाँ पे इसके टॉप पे इकट्ठा हो सकता है, या जो सिनक्लाइन है उसके ये बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से जो शेप बनती है उसको कहा जाता है फेकोलिक। या तो ये क्या है, जो सिनक्लाइन है उसके बॉटम में इकट्ठा हो गए, या जो एंटीक्लाइन है उसके टॉप पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कहा जाता है फेकोलिक। अगला है हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन है वो हमारा सील्स।
सिल्स बेसिकली क्या होता है, जब लावा बिल्कुल ऐसे अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टली सीधा डिपॉजिट हो जाता है उसको कहा जाता है सिल्स। अगर इसकी थिकनेस कम होती है तो उसको तो कहा जाता है सीट। अगर थिकनेस ज्यादा है तो उसको कहा जाता है सिल। और आखिरी है हमारा डाइक। डाइक क्या होता है, जब लावा वर्टिकली डिपॉजिट हो जाता है बिल्कुल ऐसे सीधा अर्थ के परपेंडिकुलर डिपॉजिट हो जाता है उसको कहा जाता है डाइक। ये वो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, ये हमें वेस्ट महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।